जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। मैं एस.एम. कथूरिया आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वृषभ राशि मई 2024 का राशिफल। पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति है वो मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ और जो बदलाव होने हैं इस महीने उस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं पूरा विवरण शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही में एक चीज़ और भी कहूँगा, अगर आपको कोई भी सजेशन देनी है, कोई भी कमेंट लिखना है, कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसका आपको पूरा जवाब मिलेगा। और चलिए शुरू करते हैं मई के महीने का। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों में क्या बदलाव हो रहे हैं। एक तो ये कि सबसे पहले पहली तारीख को ही गुरु ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। ये मेष राशि से वृषभ राशि में आ रहे हैं। अब देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए ये एक फंक्शनल मेलेफिक ग्रह है, यानी 8वें और 11वें घर के स्वामी है। लेकिन गुरु जब भी लग्न में बैठते हैं तो लग्न में बैठकर हमेशा अच्छा ही करते हैं, सिवाय कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब ये स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा दिक्कत दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर, क्या दशा चल रही है, किस तरीके के उस पर एस्पेक्ट हैं ग्रहों के, उस पर डिपेंड करता है। वैसे गुरु अगर पहले घर में जब भी बैठे होते हैं तो एक लंबी उम्र देते हैं और जितने भी वो योग हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव होना है वो है बुध ग्रह का नीच राशि में है 11वें घर में। ये 10 तारीख को राशि परिवर्तन करके आएंगे मेष राशि में, जो कि द्वादश भाव है। और सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 15 तारीख को। ये मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, वृषभ में आएंगे। उसके अलावा 19 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। ये आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके राशि के स्वामी हैं और ये भी वृषभ राशि में आएंगे। इसके अलावा चंद्र अपना गोचर शुरू कर रहे हैं मकर राशि यानी कि 9वें भाव से, और इनका गोचर 2.25 दिन का होता है और पूरे 1 महीने 28 दिन में ये अपना गोचर पूरा कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे आपके राशि स्वामी किस कंडीशन में है। द्वादश भाव में बैठे हैं शुक्र, एक न्यूट्रल राशि में है मेष राशि में। तो शुक्र जो है द्वादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, आपको सुख सुविधाएं देते हैं, भौतिक सुख सभी मिलते हैं आपको, लग्जरीज प्लेजर की चीज़ें वो सब आपको मिलती हैं। तो शुक्र की स्थिति अच्छी होने से आपके लिए एक सुखद समय रहेगा। साथ में सूर्य भी बैठे हुए हैं। सूर्य अपनी ऊंच की राशि में है 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे और ये आएंगे वृषभ राशि में। लेकिन एक सबसे बड़ी बात वो जो देखने वाली है वो ये है कि पूरा महीना शुक्र और गुरु ये दोनों ही ग्रह बहुत ही अच्छे ग्रह माने गए हैं और इन्हीं के वजह से शुभ मुहूर्त जो निकाले जाते हैं वो इन्हीं को देखकर निकाले जाते हैं। तो दोनों ही ग्रह अस्त हैं, तो ये एक नेगेटिव बात है मई के महीने की। साथ ही में इसमें आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि इस महीने कोई भी शुभ कार्य करना ऑलमोस्ट वर्जित ही होगा, क्योंकि जब शुक्र भी अस्त हैं, गुरु भी अस्त हैं, तो बाकी ग्रह जो है, जो मेलेफिक ग्रह है शनि और मंगल, ये दोनों बहुत ही उग्र हैं। और दशम भाव में शनि बैठे हैं बहुत पावरफुल। मंगल राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं 11वें घर में। हालांकि ये अचानक से धन लाभ तो बहुत देते हैं, लेकिन अंगारक योग की वजह से आपको क्रोध भी देते हैं। तो आपको क्रोध पर काबू करने की ज़रूरत है। उस पर अगर आपको ध्यान देंगे तो आपके लिए परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। शुक्र
क्योंकि राशि स्वामी है, अब पूरा महीना ये अस्त हो जाते हैं, तो ज़रूरी बात है कि जो परिणाम महीने में मिलने चाहिए उतने अच्छे वो नहीं मिल पाएंगे। हालांकि जब धन की स्थिति देखें तो धन के कारक बुध ग्रह है, और बुध ग्रह जो है वो एकादश भाव में ही बैठे हैं राहु और मंगल के साथ 10 तारीख तक। तो 10 तारीख तक तो अच्छी स्थिति है, लेकिन ये द्वादश भाव में आएंगे। तो द्वादश भाव में जब आएंगे तो यहाँ पर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्चों पर भी आपको काबू करना होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रख के चलना होगा। इसके अलावा आपकी राशि के ऊपर गुरु बैठे हुए हैं। गुरु जैसे मैंने बताया कि पहले घर में अच्छे तो होते हैं, लेकिन क्योंकि 8वें और 11वें घर के स्वामी हैं तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। हालांकि उम्र लंबी करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य में ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब बात करें तीसरे घर की। तीसरे घर के स्वामी हैं चंद्र। चंद्र अपना गोचर शुरू कर रहे हैं नवम भाव में। तो नवम भाव भाग्य स्थान है, अच्छी शुरुआत हो रही है। 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, दशम में जाएंगे, 11वें में जाएंगे। द्वादश भाव में जब ये आते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, या जब 8वें घर में आएंगे। बाकी सब जगह ये आपको अच्छे परिणाम देते हुए जाएंगे। तो चौथे घर की बात करें, चौथे घर के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य बैठे हुए हैं ऊंच के 15 तारीख तक द्वादश भाव में है, उसके बाद आपकी राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य की स्थिति अच्छी होने से आपको पंचम भाव के परिणाम काफ़ी अच्छे मिलेंगे। बच्चों से कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उनकी भी मनोकामना पूरी होगी, और एजुकेशन फील्ड में जो लोग हैं उन्हें भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छठे घर की बात करें, छठे घर के स्वामी पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, और चौथे घर के स्वामी जो हैं वो सूर्य है। चौथा घर बेसिकली प्रॉपर्टी का है, माता का है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका है। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छी होने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। पंचम भाव, क्योंकि बुध की दृष्टि सीधी पड़ रही है पंचम भाव पर, तो 10 तारीख तक तो बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद द्वादश भाव में जाएंगे। द्वादश भाव में यही है कि जो बच्चे अगर बाहर जाना चाहते हैं उनके ज़रूर काम पूरे होंगे। बाकी थोड़ा बहुत परेशानियां रह सकती हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। फोकस करके चलेंगे तो परेशानियां हट जाएंगी। अब इसके बाद बात करेंगे छठे घर की। छठा घर तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र अस्त रहेंगे। तो शुक्र अगर अस्त रहेंगे तो आपके ऊपर जो दुश्मन हैं वो ज़्यादा आपके ऊपर भारी रहेंगे, चाहे वो किसी से दुश्मनी का मामला हो, ऋण का मामला हो, रोग का मामला हो। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान देकर चलना पड़ेगा। इसके अलावा सप्तम भाव की बात करें तो मंगल स्वामी हैं। मंगल राहु के साथ बैठे हैं एकादश भाव में। फ़ायदा तो देते हैं, लेकिन बस आपको क्रोध को नियंत्रण करने की ज़रूरत है। तो रिश्ते वैसे आपके ठीक रहेंगे, आप बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कोई परेशानी नहीं है। 8वें घर के स्वामी गुरु, जैसे मैंने बताया, लग्न में बैठे हैं, ओवरऑल स्थिति ठीक है। भाग्य स्थान के मालिक हैं शनि। शनि बैठे हुए हैं 10वें घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि में। भाग्य का भी साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल सब जगह यहाँ पर स्थिति में कोई परेशानी नहीं है। 11वें घर में राहु मंगल बैठे हैं जो अचानक धन लाभ देते हैं। ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, और ख़ासकर जैसे कि स्टॉक मार्केट या जहाँ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ से ये आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है इस महीने। बस आपको सिर्फ यही है कि खर्चों पर नियंत्रण करना है, और क्योंकि धन भाव के स्वामी 12वें में होंगे तो थोड़ा यही बताते हैं कि आप अपने धन को इन्वेस्ट अच्छी तरह ठीक सोच समझ कर करें, नहीं तो किसी की सलाह लेके कर लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन वृषभ राशि वालों के लिए कुछ मिश्रित सी है। थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर खासकर अब 10 तारीख को अक्षय तृतीया भी है, तो
अक्षय तृतीया के मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको सोना ही खरीदना है। आप दान पुण्य करें तो ये भी बहुत एक अच्छा तरीका रहता है। अक्षय तृतीया के लिए अगर आप दान करेंगे, ऐसे दिन दान करना जो आपको उससे कई गुना वापस लौट के आता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। दूसरा और उपाय अगर करने हों तो उसके लिए यही है कि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें और लाल फूल अर्पित करके हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की आराधना करें। साथ ही में शुक्रवार को अगर व्रत रखना चाहें तो रख सकते हैं। नमक खटाई वगैरह का प्रयोग ना करें शुक्रवार को, तो ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लंबे समय तक लगातार करने में आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये करते रहिएगा, इससे आपको फ़ायदा ही मिलता है। बाकी व्यक्तिगत रूप में आपको लगता है कि कोई और परेशानी है तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके, या फिर वैदिकप्रेडिक.com पर जाके अपने कुंडली का विश्लेषण के लिए आप अपना फिलअप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। धन्यवाद।